एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है वो देश को बताएं। हमने प्रधानमंत्री को कहा 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में वो वोट मांग रहे हैं, इनमें कुछ सफेद है तो जिक्र करके वोट मांगे वहां पे। आज तक तीनों कानूनों का जिक्र नहीं किया उन 5 राज्यों में। डरते हैं जिक्र करने से कि किसान पकड़ लेंगे। किसान के हित में नहीं है, गरीब के हित में नहीं है तीनों कानून। हम एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं। आलू का किसान, बाजरे का किसान, ज्वार का किसान, मक्का का किसान अच्छी तरह जानता। टमाटर की आज पोजीशन क्या है बाजार में, वो जो उत्पादक है किसान गुजरात का वो जानता। जब भी किसान किसी चीज को पैदा करता है तो बाजार में उसको मारा जाता। किसान के घर के से निकल जाता, गोदाम में चला जाता है तो उपभोक्ता को मारा जाता, कंज्यूमर को मारा जाता। ये सिस्टम चल रहा है देश में। हम उस सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में प्रावधान है, सरकार न्यूनतम भी तय कर सकती है और सरकार अधिकतम भी तय कर सकती है। उत्पादक भी बचना चाहिए और उपभोक्ता भी बचना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसमें बुराई क्या? बड़ी साधारण मांग, कानून में प्रोविजन है। हम ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता का एक दाम फिक्स कर दो, इससे कम पे बाजार में बिके नहीं। कंपनी एमआरपी लिखती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हमको एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम मैक्सिमम की बात नहीं करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी रिकमेंडेशन, वो फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे भारत सरकार के। नरेंद्र मोदी की ये रिकमेंडेशन है कि देश के किसान को अगर बचाना है तो एमएसपी को लीगलाइज करना पड़ेगा, कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उसकी सजा हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये नरेंद्र मोदी की रिकमेंडेशन है। हम गलत क्या मांग रहे हैं? कई भाई कहते हैं कि आप क्या मांग रहे हो? मैंने कहा वो मांग रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा किया था, जो नरेंद्र मोदी ने हमें झांसा दिया था। नरेंद्र मोदी ने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था, अगर सरकार बनी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, फसलों की कीमत C2+50 के हिसाब से तय की जाएंगी। ये इनका वायदा था। 2014 में इन्होंने वायदा किया, फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। आंदोलन चले, एक झांसा दिया गया चुनाव से पहले कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी है। अभी कृषि मंत्री से पीछे बयान दिया उसने कि C2+50 नहीं दिया हमने, A2FL के हिसाब से कीमतें तय की गई हैं। C2+50 से अगर कीमत तय की जाती है तो जो आज की कीमतें हैं 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का प्रति क्विंटल, उसमें अंतर है। C2+50 नहीं दिया, ये वायदा था इनका। हम मांग रहे हैं जो तुमने वायदा किया था चुनाव से में आने से पहले, वो दे दो। हम ये कह रहे हैं कि कानून में गलत क्या? यही मंडी संशोधन कानून कांग्रेस 2012 में संसद में लेके आई थी। उस समय नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी थी। उन्होंने बहस में बीजेपी की तरफ से संसद में कहा था, अगर ये कानून देश में लागू होगा तो देश का किसान और देश की व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ये बीजेपी का स्टैंड था 2012 में इस मंडी कानून के खिलाफ लोकसभा में।
यही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये लेके आए हैं, अरुण जेटली राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। अरुण जेटली ने ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अमेरिका और यूरोप का किसान बर्बाद हो गया। आज का जो भारत की कृषि का जो मॉडल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगी तो छोटा और मझोला किसान खेती के नक्शे से गायब हो जाएगा, केवल बड़ा किसान बचेगा। ये बीजेपी ने कहा था, उसमें इनके नेता ने कहा था। फिर ये दोनों कानून जब ये विरोध कर रहे थे 2012 में, तो 2020 में क्यों लेके आए? इनकी नीयत क्या है? ये 2012 में झूठ बोल रहे थे या ये आज देश को धोखा दे रहे हैं? ये जवाब दे नेता। हमसे कहते हैं कि वो कांग्रेस वालों ने बनाया था कानून, बहुत अच्छी बात। कांग्रेस ने बनाया था, उनका हमने इलाज कर दिया, उनको सत्ता से विदा कर दिया और तुमको इसलिए समर्थन दिया कि तुम इन कानूनों का विरोध, हम उस टाइम भी लड़ रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के लोग इन कानूनों का उस समय भी विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये दोगले उस समय विरोध कर रहे थे और आज बेशर्मी से इन्होंने इनको कानून बना के देश में थोप दिया। ये कहते हैं इनके प्रभाव क्या, इनके नुकसान क्या? सरकार की रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश में 47 मंडियां इस कानून के लागू होने के बाद बंद हो चुकी है, सामान नहीं आया सरकारी मंडियों में। जो मंडी 817 मंडी मध्य प्रदेश की है, वहां पहले लागू कर दिया, वो सीएम बहुत उतावला था। उनमें आवक जो है वो 40% कम हुई है और पूरे देश की मंडियों का रिकॉर्ड आप मंगा लिए, आज वेबसाइट पे चेक कर लें, पूरे देश की मंडियों में आवक घटी है। प्राइवेट जो मार्केट है वो बढ़ रही है। प्राइवेट मार्केट बने बढ़े और किसान को भाव मिले तो हमको चिंता नहीं है, लेकिन प्राइवेट मार्केट बढ़ रही है। मंडियों में अपने कर्मचारी को देने की तनख्वाहों का आज किल्लत हो गई है। थोड़े दिन में क्या होगा, ये मंडियां बिकेंगी। यही व्यापारी जो प्राइवेट मंडियां बना रहे हैं, इन मंडियों को खरीदेंगे और जिस दिन कंपटीशन खत्म हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन का दौर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन वो जो शोषण करेंगे आम किसान का, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अडानी ने हिमाचल में जाके खरीद शुरू की। सेब का जो सिस्टम था, जो पुराना आड़ती था, वो 14 रुपए किलो सेब खरीद रहा था उस टाइम पे। अडानी ने 20 रुपए किलो में खरीद शुरू की। 3 साल इसने घाटे का धंधा किया वहां पे। 3 साल में जितनी भी मंडियां जो थी लोकल मंडियां, वो बंद हुई और बंद होने के बाद आज अडानी 8 रुपए में वहां से खरीद रहा। ये वही फंडा जो जियो ने अपनाया, फ्री सिम देके लोग पगले हो गए, सबने बीएसएनएल की सिम निकाल के फेंक दी। जिस घर में एक फोन था, लोगों ने मुफ्त की 4-4 सिम खरीद ली। वो इतना बेवकूफ नहीं था। देश की 5 बड़ी कंपनियां इस काम को छोड़ के देश से चली गई। बीएसएनएल खत्म हो गई, किसी दिन भी बिक सकती है, किसी दिन भी बिक सकती है बीएसएनएल। 1.5 लाख कर्मचारियों को रिटायर करके पेंशन देके घर भेज दिया गया बीएसएनएल से। आज वो 599 रुपए लेता। घर के लोगों को आदत पड़ गई, जिस घर में एक टेलीफोन से काम चल रहा था, 4-4 फोन चार्ज कराने पड़ते हैं। यही होगा प्राइवेटाइजेशन में, यही होगा इस दौर में। पूरे तौर पे खेती को ये काबू कर लेंगे, बाजार को ये काबू कर लेंगे। किस तरह से बचेगा किसान? और किसान दूरी है, किसान के साथ मजदूर जुड़ा है, किसान के साथ दस्तकार जुड़ा है। गांव का दस्तकार और गांव का मजदूर किसान के साथ जुड़ा हुआ है और गांव का कस्बे का बाजार किसान के साथ जुड़ा हुआ है। गाड़ी की दूरी है, किसान दूरी टूट जाती है तो गाड़ी चलती नहीं, सब सिस्टम रुक जाता है। अगर किसान नीचे जाएगा तो मजदूर भी खत्म होगा, किसान नीचे जाएगा
तो दस्तकार भी जाएगा, बढ़ई है, खाती है, नाई है, जितने लोग गांव में जो यूनिट है तमाम की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। जो कस्बा जिसमें किसान सामान बेचता भी है और उस कस्बे से सामान खरीदता भी है, अगर किसान मरता है, किसान कमजोर होता है, तो कस्बे का दुकानदार भी अपने आप मर जाएगा। ये लड़ाई है किसान की नहीं है, ये मजदूर की है, दस्तकार की है, छोटे और मझोले व्यापारी की है। ये समझना पड़ेगा आम आदमी को। आज सरदार की भूमि पे आए हम, उस भूमि पे आए हैं जहां सरदार ने इस शोषण से मुक्ति के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की थी। आपकी तरफ बड़ी आशा से देख के आए हैं कि ये वो भूमि है जो आंदोलन को शुरू कर देती है, तो आंदोलन कभी असफल नहीं होता। उम्मीद लेके आपके बीच में आए, एक आशा के साथ आपके बीच में आए। ये बड़ी लड़ाई, ये संघर्ष कोई महीने, 2 महीने, 2-4 दिन का नहीं है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने तय कर लिया संघर्ष 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, अंत तक लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। आप टेलीविजन देखते होंगे, नेशनल हाईवे नंबर 2, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 24, नंबर 8, देश के नेशनल हाईवे और देश की राजधानी मकान बना लिए किसानों ने उस रोड के ऊपर। पहले तो टेंट डाले थे, टॉयलेट बाथरूम बना दिए हमने, बोरिंग कर दिए अपने पानी के, तमाम चीजें हमने उस सड़क पे जुटा दी हैं। 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली को घेर के खड़ा हुआ है चारों तरफ से। देश और दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन जब तक गुजरात नहीं खड़ा होगा, जब तक ये बापू की कर्म भूमि और जन्म भूमि के लोग, जब तक ये सरदार के अनुयायी खड़े नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि गुजरात के लोगों को साथ लेके चलेंगे। गुजरात के लोगों से हमारे बहुत लोग गए हमारे साथ दिल्ली, सबने ये बताया कि अगर सरकार को पता चल जाए ये आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहा है, तो शाम को पुलिस आ जाती। ये दिल्ली इन्होंने बताया था। पिछले हफ्ते में आया था, मेरे साथी हैं, सुभाष चौधरी बैठे हैं, धर्मपाल जी बैठे हैं, जेके पटेल और सब बैठे हैं, प्रेस हम कर रहे थे। आपने देखा होगा, हिंदुस्तान की पहली घटना है प्रेस के बीच में से किसी को बोलने से वो रोक दिया जाए और किसी को उठा लिया जाए। उस दिन भी मैंने प्रेस में कहा था, ये चेहरा गुजरात का जो मोदी कहते हैं कि गुजरात मॉडल देश में लागू करूंगा, ये गुजरात मॉडल है, देख लो। यहां अपनी आप दो बात नहीं कह सकते। प्रेस की वार्ता करने में भी पुलिस आपको बीच से उठा लेती है। गुजरात का चेहरा दिखाया हमने देश को, किस तरह का ये प्रजातंत्र है, किस तरह का ये मॉडल है, आप अच्छी तरह जानते हैं। गुजरात के किसान भुक्तभोगी, गुजरात के किसान अच्छी तरह जानते हैं। एमएसपी मिलेगी तो गुजरात का किसान भी उसका फायदा मिलेगा, आसाम के किसान को भी उसका फायदा मिलेगा। एमएसपी किसी एक क्षेत्र और एक राज्य के किसान के लिए नहीं मांग रहे हैं हम तमाम फसलों की एमएसपी की बात कर रहे हैं। जो भी हम पैदा करते हैं, फल पैदा करें, दूध पैदा करें, अनाज पैदा करें, जो भी 400 चीजें हम पैदा करता है देश का किसान, एक एक चीज की मिनिमम कीमत तय हो और उस कीमत पे खरीद की गारंटी तय हो, नहीं तो किसान मरेगा। 4.5 लाख किसानों ने कर्जे में आत्महत्याएं की है इस देश में। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता, किसी को चिंता नहीं। इन्होंने सत्ता में आने के बाद 8500 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री को बांट दिए। ये सत्ता में आए तो देश में 27 बैंक थे, इन्होंने 22 बैंक खत्म कर दिए, 5 बैंक बचे। अगर देश तरक्की करे तो बैंकिंग बढ़ती है। आप सारे ही गुजरात के आदमी तो व्यवसायी हैं, अच्छी तरह अंदाजा लगा लो, बैंकिंग खत्म हो रही है तो देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। देश का पैसा ले लेके 27-28 व्यवसायी भाग गए, सारे सबको भागने का मौका दिया। 2018-19 में 236 लाख करोड़ रुपए एनपीए किया सरकार ने।
इंडस्ट्री का। 2019-20 में 234 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्री का एनपीए किया, बट्टे खाते में डाल दिया। 2020-21 में 115 लाख करोड़ रुपए एनपीए किया। आपका और हमारा एनपीए नहीं, केवल 10 परिवार, 10 पूंजीपतियों का 61,500 करोड़ रुपए माफ किया, केवल 10 परिवारों का। अगर 61,500 करोड़ रुपए गुजरात के किसान और मजदूर का माफ किया जाता तो पूरा प्रदेश ऋण मुक्त हो जाता। लेकिन प्रदेश की चिंता नहीं है, केवल 10 व्यक्तियों की चिंता। ये इनकी कथनी और करनी। ये आंकड़े मैं घर से नहीं दे रहा हूं, ये भारत सरकार के एनएसएसओ के आंकड़े हैं। इनको आप टैली कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। भाषण अभी बापू ने बताया, बांग्लादेश गया, जाके कहने लगा मैं तो बांग्लादेश के आंदोलन में गिरफ्तार हुआ था, 22 साल का था। कौन सा आंदोलन हुआ था बांग्लादेश का, बताना। कोई आंदोलन हुआ था क्या? बैठे हैं जिनको 71 याद होगा। हिंदुस्तान की फौज लड़ी थी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, जन आंदोलन नहीं हुआ था। वो बताए कि उसने आंदोलन कहाँ किया था और कौन सी जेल में बंद हुआ था। उस जेल का नाम बताए। लाहौर में बंद था, रावलपिंडी में बंद था। कहां जाके आंदोलन किया था? शर्माता ही नहीं, झूठ बोलता। किस तरह का देश का गौरव बढ़ाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे? केवल मात्र हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, लेकिन धर्म जो है वो नफरत नहीं सिखाता, धर्म प्यार और प्रेम सिखाता। और राजनीतिक पार्टी का एजेंडा धार्मिक एजेंडा नहीं होता। रोजगार देंगे, फसलों के भाव देंगे, कृषि में उन्नति करेंगे, दस्तकार को बचाएंगे, नौकरियों को बढ़ाएंगे। ये एजेंडा राजनीतिक पार्टी का होता। केवल धार्मिक नफरत, जातीय नफरत फैला के वोट तो पा सकते हैं, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे हम। 2 करोड़ नौकरियां किसको मिली है? गुजरात के लोग बता दें। देश में तो किसी हिस्से में मिली नहीं। लेकिन सरकार की अभी रिपोर्ट आई है इस साल की, 71 लाख प्रोविडेंट फंड के खाते बंद हुए हैं। जबकि रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। और वो तो वो लोग हैं जो पीएफ कटवाते थे, जिनके धंधे बंद हुए, जिनके काम नाम बंद हुए, जो पीएफ के दायरे में नहीं आते थे, जिनकी प्राइवेट नौकरियां गई हैं। इस 7 साल के शासन में 14 करोड़ नौकरी मिली तो नहीं, 8 करोड़ नौकरियां इस देश से, रोजगार इस देश से खत्म हुए हैं। ये आंकड़े हैं सरकार के। कब तक आप रहोगे उस गफलत में? कब तक उस धर्म के जुनून में आप चलते रहोगे? ये जाके बंगाल में कहते हैं कि 1 मुट्ठी चावल दे दो। गुजरात में क्यों नहीं 1 मुट्ठी बाजरा मांगते? क्योंकि गुजरात में चुनाव नहीं है। 1 मुट्ठी चावल जो है वो वोट मांगी जा रही है। हम और राकेश जी गए थे, हमने इनको कहा कि मुट्ठी चावल तो दे देंगे, तुमने 1880 रुपए का भाव इसका तय कर रखा है, वो भाव दे दो। हमारा 900 रुपए में धान बिक रहा है, तुम हमारे खा रहे हो 1100 रुपए, उसका हिसाब दे दो। वो हम बंगाल के किसानों को बता के आए। गुजरात के किसान को भी सवाल करने पड़ेंगे। हम पंजाब हरियाणा संयुक्त था उस क्षेत्र से आते हैं। एक हमारे नेता थे चौधरी छोटूराम, जिन्होंने वायसरा को झुका के और घुटनों के बल ला दिया था उस टाइम में। वो एक बात कहते थे, दुश्मन पहचानो और बोलना सीखो, अपनी आवाज को बुलंद करो, भेड़ मत बनो कि कोई भी तुम्हारे बाल उतार ले। जब तक बोलना नहीं सीखोगे, कोई तुम्हें तुम्हारे हक देने वाला नहीं है। और मित्र और शत्रु की पहचान कर लो तो बच पाओगे, नहीं तो बचोगे नहीं। हमारा बहुत समय हो गया, बहुत लंबा विषय है, कभी फिर मौका मिलेगा। जयेश भाई बैठे हैं, इन्होंने एक दफे पहले बुलाया था, हम पहली दफे गुजरात की धरती पे राकेश जी और हम इनके बुलावे पे सूरत में ही आए थे, यहाँ आपके जिले में। फिर आएंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमने निर्णय ले लिया, हमने देख लिया कि गुजरात में एक भय का वातावरण है।
और उस वातावरण को खत्म करेंगे। किसान को मैदान में लेके आएंगे, मजदूर को मैदान में लेके आएंगे, नवयुवक को मैदान में लेके आएंगे और उस व्यापारी को बताएंगे कि हम मरेंगे तो तुम भी मरोगे, हम और तुम अलग नहीं हो सकते। देश का 3,20,000 मध्यम श्रेणी का आदमी गरीबी की रेखा में आ गया। सरकार के आंकड़े बताते हैं आर्थिक स्थिति गिर रही है। समझ जाओ, ना तो मिट जाओगे। आपने सोना सम्मान दिया, आपका आभार। जय किसान। आभार विद्युत सिंह जी। राकेश टिकैत जी को विनती है वो अपना प्रवचन हम सबके लिए टोके। आदरणीय सम्मानित मंच अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला जी, युद्धवीर जी, जय जी और समस्त पदाधिकारी, मेरे प्रेस के लोग, किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग। 3 बिलों के बारे में बहुत बात हुई पिछले 4-5 महीने से। गुजरात के बारे में भी बहुत बात होती है पूरे देश भर में। अलग अलग स्टेट की अलग अलग समस्याएं होती है, क्योंकि गुजरात की खबरें बाहर नहीं जाती, ये भी बात होती है। एक पुलिस का ऐप था, उसमें पूरे देश भर के नंबर थे, लेकिन गुजरात का एक भी नंबर किसी पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक थाने का या उसका नंबर नहीं था। गुजरात का एक सरकारी नंबर भी देश के किसी हिस्से में नहीं है। अब हो सके कि अब हो गया हो, एक आध साल से पहले नहीं था। गुजरात के लोग बंधन में हैं पूर्ण रूप से। यहां के लोग अगर दिल्ली के आंदोलन में गए तो आबू रोड से बैठे, और ये है कि सरपंच को पता ना चल जाए, लोकल के थाने को पता ना चल जाए, एक एक चीज की रिपोर्टिंग है। गुजरात का प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन यहाँ का किसान दिल्ली के आंदोलन में नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो जाएगा? या तो वो भी वापसी आएगा या यहाँ का किसान भी दिल्ली जाएगा। ये किसानों की आजादी की लड़ाई है, इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सरदार पटेल की धरती है, यहां से आंदोलन शुरू हुआ। ये गांधी की धरती है। दोनों तरीके के आंदोलन होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करवाना चाहती है यहां की सरकार, तो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। क्रांति से करवाना चाहते हैं तो क्रांति से होगा। पुलिस प्रशासन अंडर प्रेशर काम ना करे, वो नहीं होगा। आप यहां पे बहुत मेहनत करता है पुलिस प्रशासन यहां का। हम पिछले 2 दिन से हैं, बहुत एक्टिव फोर्स है, बहुत एक्टिव है। नहीं हमें साथ में देखा है, बहुत ड्यूटी देते हैं ये लोग। कल से पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं, इनका भी धन्यवाद है, ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इनकी भी आवाज उठानी पड़ेगी हमको। जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, इनकी भी आवाज उठानी पड़ेगी। ये भी हमारे ही परिवार से है। आपने कभी फोर्स के लोगों का मकान नहीं देखा किसी पुलिस वाले का? जाकर देख लेना कभी, उनसे दोस्ती करके उनका जो सरकारी क्वार्टर मिलता है वो जाकर देख लेना, उसमें 2-4 पाई नहीं आएगी। ये आंदोलन नहीं कर सकते। ये ड्यूटी तो देंगे, यहां से लगा के वहां तक देंगे, किसान को गिरफ्तार करेंगे, उसके घर के बाहर बैठे रहेंगे, उसको वहां पर नहीं जाने दें, क्योंकि बंधी हुई है फोर्स की नौकरी, वो करेंगे ये। लेकिन सहूलियत के नाम पे पूरे देश के पुलिस फोर्स के लोगों के पास में कुछ नहीं है। 2014 के बाद में जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती होगा उसको पेंशन नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए को जरूर पेंशन है। अब ये होगा, या तो उनको भी पेंशन मिलेगी या उनकी भी पेंशन खत्म होगी। आंदोलन हम मदद करते हैं इनकी भी,
लेकिन आंदोलन का तरीका भी सिखाएंगे। अगर किसी किसान को गिरफ्तार करके लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान की तर्ज पे पशु के साथ में गिरफ्तारी भी होती है, वो भी सिखाना पड़ेगा यहां की फोर्स को। अगर एक किसान जाएगा तो उसका पशु भी थाने में जाएगा, उसको भी लेकर जाओ, उसको भी खाने का दो। पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है, इनसे भागने की जरूरत नहीं। पुलिस अगर घर पाए लेकर चले इनको, चल मेरे पशु भी तो जाएंगे भाई, मैं इनको कहां छोड़ दूंगा, उनके वहां पर बांध दो। पशु के साथ में भी गिरफ्तारी होती है, ये सिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक ही भाषा पिछले 15-20 साल से यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी ने सीखी है, विरोध की भाषा तो यहां सुनी नहीं इन्होंने। यहां के किसान को कुछ होगा तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां पे भी इनकी सरकारें हैं वहां पे आंदोलन होगा। हम यहां पे वैसे ही नहीं आए। यहां पे जिस दिन युद्धवीर सिंह 5-6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए यहां से, तो प्रेस के बीच में से उठा लिए, महिलाओं का सहारा लिया कि महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, ना हाथ तक उठा सकते। भाई महिलाएं कोई आ रही तो हाथ ऊपर ही करना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल करा। वे अधिकारी थी, वे लेकर गई, क्या कहेगा आदमी। गुजरात के किसानों को भी आजादी मिलेगी, यहां के दुकानदारों को भी आजादी मिलेगी, यहां के नौजवानों को भी आजादी मिलेगी। यहां पे आंदोलन भी होंगे, वो तैयारी अपनी कर ले सब लोग। ट्रैक्टर से आंदोलन होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलें आप मंडी के बाहर कहीं पर भी बेचो, ठीक बात कही, कानून आ गया, वापसी हुआ नहीं, मंडी के बाहर ही बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी, डीएम डीसी के ऑफिस पे बिकेगी, पुलिस प्रशासन रोकेगा तो थानों में बिकेगी, सब जगह बिकेगी, विधानसभा पे बिकेगी, पार्लियामेंट पे बिकेगी। अडानी का सेंटर तो खुल रहा है, एक खुल जाएगा, एक उसका क्रय केंद्र खुलना, अडानी क्रय केंद्र खुल जाएगा। एमएसपी कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। कानून पहला आगे देश में, एमएसपी पे कानून नहीं। जब इनसे बात करी तो 1 महीने तक तो यही कहते रहे जी इसमें एमएसपी तो है ही नहीं। मतलब यही तो लूट का साधन बनाया कि एमएसपी को बाहर रखा, गोदाम पहले बने और कानून बाद में आए, और एमएसपी है नहीं, सस्ते में फसलों को लूटने का टेंडर बनाया। ये कानून नहीं, सस्ते में किसान की फसल कैसे लूटेगी। जैसे यहां पे पटाटो का किसान है, आज 3 रुपया किलो बेच रहा, आज से 2 महीने पहले 40 रुपया किलो उसने नहीं खरीदा। ये है कानून। उनके गोदामों में बंद होगा, जब फसलें आएंगी तो रिलीज कर देंगे, वे मार्केट को डाउन करेंगे, फिर माल खरीदेंगे, गोदामों में बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, चाबी बंबई में रहेगी, गोदाम यहां पे बनेंगे। और भूख कितनी लगी है, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। रोटी तिजोरी में बंद होगी, ये तो देश में नहीं होगा। आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन नहीं होगा, आप अगर जिस दिन 60 गांव की जमीन रिलायंस को दी, उस दिन कोर्ट की बजाय आप आंदोलन पर चले जाते, तो ये लाठी लेकर जो पूरे देश में जमीन लूटने का काम कर रहे हैं ना, ये यहीं रुक जाते गुजरात में। 60 गांव के लोग बर्बाद हुए हैं। आपने मान लिया, उन्हें जमीन दे दी, एक बड़े व्यापारी को जमीन दे दी। बंबई का रहने वाला आदमी खेती गुजरात में करेगा, उसको फायदा होगा। जो गुजरात का खेडू समाज है,
वो गांव में रहता है, वो अपने खेत में काम करता है, उसको नुकसान है। फसलों पे लागत बढ़ रही, फसल बेचते हैं तो कम रेट पे बिकते हैं, आमदनी दुगनी होगी। जो मैथ का टीचर है उस टीचर से जरूर मिलना है लोगों को। वो फार्मूला कौन सा है उनके पास में? यहां से जो प्रधानमंत्री ने स्पीच दी, ये कहा कि किसान की फसलों पे आने वाली लागत, उस पे बीज, खाद, पानी और लागत, उन सबको जोड़ के उस पे 50% का मुनाफा दिया जाएगा। वो यहां से स्पीच दी गई। वो 50% का मुनाफा चाहिए। वही तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, वो नहीं लागू हुई। पूरे देश को बड़ी कंपनियां चला रही है। जो बीजेपी के विचारधारक जो लोग होंगे, उनकी सरकार नहीं है। गलतफहमी में मत रहना कि सरकार किसी पार्टी की है। सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह किसानों से जरूर बात करती। सरकार तो कंपनियों की है। वे तो खामखा हमको काले झंडे दिखावे। अरे हमको झंडे क्यों दिखाओ? झंडे भाई प्रधानमंत्री को दिखाओ। तुम्हारी पार्टी गई, जय जवान। लीडर थे जिन्होंने इस पार्टी की आधारशिला रखी थी, वे मकानों के अंदर कैद में बंधे, उनको छुटाओ। प्रदर्शन करो उनके बाहर, उनको छुटा के लाओ। सब बंद है, कोई नहीं बोलता। इन्होंने जब बाटा भरा, करीब 23-26 संस्थाएं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, रेलवे से लगा के एयरपोर्ट, पेट्रोलियम, सब बेचने पर लगे हुए हैं। बोर्ड लगेगा सेल फॉर इंडिया। ये हिंदुस्तान बिकाऊ है, किस किस को खरीदना है। तो ये तो देश में नहीं चलने का। इन्होंने सोचा कि किसान को भी बेचो इसको। किसान जब तैयार हो गया तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा। और आज इस टाइम पे भी जब पूरा फसल के कटाई का टाइम है, करीब 25,000 ट्रैक्टर इस टाइम पे वहां पे खड़े हुए हैं। सारे रास्ते बंद है दिल्ली के। सब दवाइयां आजमा ली उन्होंने। इन्हें पहले कहा कि ये तो किसान अगर सरदार है तो खालिस्तानी है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो देश में प्रतिबंध थे। अगर कोई मुसलमान है तो ये पाकिस्तानी है। ये चला कई महीने, फिर चला के 2-3 स्टेट का है, वो भी नहीं चला। फिर चला के ये जाटू का आंदोलन है, वो भी नहीं चला। फिर चला के छोटा बड़ा किसान है, एक फसल का आंदोलन है। हमने कहा कि इनको कहने तो जो भी कह रहे। इनमें वहां पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता वहां पे एनसीआर में पूरे में, और आपके यहां 15 साल पुराना नहीं चल सकता। गलतफहमी में आप भी मत रहना। तो हमने कहा कि एनसीआर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर ही 26 तारीख में परेड में शामिल होगा। 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चले, चमचमाती सड़कों पर। 25 लाख आदमी थे। इन्हें सोचा कि उनको जाल में फंसाओ और उनको रास्ते दे दिए, उल्टे सीधे रास्ते दिल्ली के देके, और कुछ ट्रैक्टर को लाल किले पर लेकर बहका के कुछ बाल को लेके वहां पे एक खाली पाइप था, उस पर एक धार्मिक झंडा लगवा दिया। कहेगा पूरी प्री प्लान से कि इनको धार्मिक दुश्मन जाओ। वो तो वहां से निकले थे, पूरा बदनाम करने की कोशिश करी। इनको लगाव नहीं है, इस तिरंगे से भी लगाव नहीं है। हमने इनको कहा कि करीब 3-4 लाख तिरंगे झंडे लेके आज किसान दिल्ली की सड़कों पे है। इनके ऊपर तो सरकार को पुष्पवर्षा करनी चाहिए कि इतना बड़ा नेशनलिज्म दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि किसान अपने हाथों में तिरंगा लेके और दिल्ली की चमचमाती सड़कों के रिंग रोड पे वो घूम रहा है। उसके ऊपर तो फूलों से पुष्पवर्षा करनी चाहिए। इनको कोई लगाव नहीं है तिरंगे से।
तो ये है कि न इनको देश से लगाव है, न इनको तिरंगे से लगाव है, न इनको किसी जाति धर्म से लगाव है, इनको लगाव है वोट से, सत्ता पागे और इस देश को बेचने से लगाव है। इसको बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, बगैर आंदोलन के कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहां का तो पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सख्त देखा। अगर किसी ने माला घेर दी तो उसके पीछे फोर्स ऐसे भागी के जैसे इसने वो कोई काम कर दिया हो, रास्ते में रोक के। बंधन में है किसान, जो यहाँ का खेडूत समाज है बंधन में है, यहाँ का नौजवान बंधन में है। तो ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा आपको। जिस दिन यहाँ का समाज गाड़ी लेके, झंडा लगा के, प्रेस में बयान देके इस बागडोली की धरती से दिल्ली के लिए 15, 20, 50 आदमी झंडे लहराते हुए कूच करेगा, उस दिन ये बैरिकेडिंग टूटेगा। यहां से आना किसी दिन, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, यहां मीटिंग करके बैठो। सरदार भाई वल्लभ पटेल के, सरदार जी के इससे जो कर्म स्थल है जहां से आंदोलन शुरू करा, यहां से आपको जरूर चलना पड़ेगा। जब पुलिस रोकेगी तो आगे का रास्ता जब खुलेगा। एक बार शुरुआत आपको यहां से करनी पड़ेगी। आप करो यहां से 21 आदमी आओ, पहले 10 आदमी आओ, 11 आदमी आओ। आप जेल में जाओगे, कहीं पे भी आप जाओगे, झंडा लेकर, राष्ट्रीय ध्वज हो, किसान का झंडा हो, उसको लेकर आप यहां से बैठो। अब हम दिल्ली के आंदोलन में जा रहे, जहां से किसान जाता है लेकिन छुप कर जाता है और कह रहा जी घर पे पता ना चल जाए, पुलिस घर पे गिर जाएगी। आपको अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। नौजवानों के रोजगार बचाने हैं तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। मुक्ति अभियान प्रेस का भी चलाना पड़ेगा हमको, प्रेस भी पूर्ण रूप से बंधन में है। आने वाले टाइम पे तो इनके खिलाफ भी आना है, वो आएगा अभी। एक खबर सेंसर बोर्ड जो बनेगा उससे पास होकर जाएगी। अभी तो कुछ दे सकते हो, आने वाले टाइम पे ये भी नहीं होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें भी पहरेबंदी की बातचीत हो रही है। कोरोना के नाम पे बंद करने की कोशिश करेंगे कि अब जैसे चुनाव हो जाएगा बंगाल का तो फिर कहेंगे कि कोरोना है और धरनों पे। हमने कहा कि ये आंदोलन किसानों के आंदोलन है, इनको शाहीन बाग मत समझ लेना, गलत फहमी मत लेना। यहाँ कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे देश में कर्फ्यू लग जाए, लॉकडाउन लग जाए, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। ये गलत फहमी प्रशासन अपने दिमाग से निकाल दे दिल्ली का। आंदोलन चलेंगे, जो गाइडलाइंस होगी उसको फॉलो करेंगे। ये करेंगे लॉकडाउन का इस्तेमाल, उसके नाम पे बहकाने का काम करेंगे, डरने का काम करेंगे, उसके नाम पे उठाने की कोशिश करेंगे। हमने कह दिया कि पूरी के पूरे जो कानून, जो नियम, कार्य होंगे उनको यही फॉलो करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करने के।